आज का हमारा पहला क्वेश्चन है संविधान में अल्पसंख्यकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना कौन सही है। पहला कह रहा है किसी समुदाय को केवल धर्म ही नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। सही है। दूसरा, अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित करने के लिए भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार प्राप्त है। ये भी सही है। आंसर सी सही हो जाएगा दोनों। अल्पसंख्यक वह समूह है जिसकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है और जो देश के क्षेत्र विशेष या संपूर्ण देश में अन्य वर्गों या समूहों की जनसंख्या की अपेक्षाकृत अत्यंत छोटा समूह होता है। संविधान का अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण हेतु विशेष प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। वहीं अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा या धर्म के विकास के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त। अगला क्वेश्चन है कानून के शासन के संदर्भ में देखना है कौन सा कथन असत्य है। यहाँ असत्य की बात हो रही है। पहला कह रहा है इसका अर्थ कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे। ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ सख्ती से नहीं, यहाँ समान रूप से किसकी बात की जा रही है, समान रूप से लागू होगा। और दूसरा कह रहा है इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए कि एक निश्चित सजा व प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। दूसरा सही है। हमें सत्य देखना है पहला, यानी ए हो जाएगा सही। तो कानून के शासन का अर्थ है सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा, ना कि सख्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें सही कथन देखना है। पहला कह रहा है कि मौलिक अधिकार निरंकुश और असीमित होते हैं। ये गलत हो जाएगा। इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और ये सीमित होते हैं। दूसरा, सरकार मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती। ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सही कह रहा है तो ना तो एक सही और ना ही दूसरा। आंसर डी सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण या युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इनका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। विधायिका या फिर कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। अगला क्वेश्चन है भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस या किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है। पहला, यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है राष्ट्रपति स्वयमेव इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। ये गलत हो जाएगा। इसका प्रावधान नहीं किया गया है। अगला, यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। ये सही हो जाएगा। आंसर 1 और 3 सही होगा। आंसर सी सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) में धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक समुदाय प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करते हैं, किंतु राष्ट्रपति के द्वारा इस वर्ग के लोगों को लोकसभा में मनोनीत करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। वर्तमान में 6 समुदायों यानी मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा सिख, बौद्ध और जैन हिंदू धर्म में हिंदू माने जाते हैं। अब देखते हैं प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय प्रोग्राम। तो अल्पसंख्यक समुदाय के सर्वांगीण विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय प्रोग्राम
प्रारंभ किया गया। और इनमें क्या क्या है? पहला है एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता। दूसरा, विद्यालय शिक्षा की उपलब्धता यानी सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसको सुधारना। दूसरा, उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन जुटाना। मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण करना। और अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व एवं मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति यानी 10वीं के बाद और 12वीं के बाद छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना। मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अवसंरचना का उन्नयन करना। गरीबों के लिए मजदूरी तथा स्वरोजगार योजना को कार्यान्वित करना। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन। आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धि ऋण सहायता। राज्य व केंद्रीय सेवाओं में भर्ती। ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी। अल्पसंख्यक समुदायों की मलिन बस्तियों में सुधार। सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम। सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन और सांप्रदायिक दंगों से पीड़ितों का पुनर्वास। ये प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम है। इसमें अल्पसंख्यकों को लाभ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेष अधिकारों का अभाव होगा। समानता मूल को साकार करने का अर्थ विशेष अधिकारों के अभाव से लगाया जाता है। संविधान कहता है कि प्राकृतिक विषमता दूर करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, परंतु इस आधार पर समाज में विषमताएं निर्मित की जाती हैं। उन्हें दूर करना सभी समाजों का लक्ष्य होना चाहिए। हेराल्ड लास्की कहते हैं कि समानता में किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो यह अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है। आंसर बी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हादियावाद में कहा था कि अनुच्छेद 21 अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में किसे उपयुक्त, सही या समुचित ढंग से अर्थ दिया गया है? पहला, अनुच्छेद 14 एवं संविधान का 42वां संविधान संशोधन गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक स्तर, तो ये भी गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 21 और भाग 3 आर्टिकल 21 भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं, सी सही हो जाएगा। डी गलत हो जाएगा। आंसर सी होगा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। इसमें न्यायालय ने कहा कि निजता के अधिकार को संविधान संरक्षण देता है क्योंकि यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक बाई प्रोडक्ट है। निजता के अधिकार के अंतर्गत व्यक्तिगत रुझान और पसंद को सम्मान देना, पारिवारिक जीवन की पवित्रता बनाए रखना, विवाह करने का फैसला तथा बच्चे पैदा करने का निर्णय आदि शामिल है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता मनुष्य के गरिमापूर्ण अस्तित्व का अभिन्न अंग है और यह सही है कि संविधान में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन निजता का अधिकार वह अधिकार है जिसे संविधान में गढ़ा नहीं गया बल्कि मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में अनुच्छेद 29 और 30 में अंतर देखना है। पहला, अनुच्छेद 29 का संबंध राज्य द्वारा पोषित या राज्य के कोष से सहायता पाने वाले शैक्षणिक संस्थाओं से है, जबकि अनुच्छेद 30 का संबंध अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं से है। एक सही हो जाएगा। दूसरा, अनुच्छेद 29 का संबंध शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से है, जबकि अनुच्छेद 30 का संबंध अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित व प्रशासित करने की अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से है। दूसरा भी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 29 का संबंध सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थाओं से है, जबकि अनुच्छेद 30 का संबंध धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थाओं से है। ये गलत हो जाएगा।
अनुच्छेद 29 का उद्देश्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की सहायता में भेदभाव को रोकना, जबकि अनुच्छेद 30 का संबंध अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी पसंद संस्थाओं स्थापित करने से प्रशासित करने से है। ये भी गलत हो जाएगा। आंसर 1 और 2 हो, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेनका गांधी बनाम भारत राज्य संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का क्या महत्व? पहला, इसने अनुच्छेद 21 की न्यायिक समीक्षा के दायरे को विस्तृत और गहन कर दिया। सही है। इसने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की समुचित प्रक्रिया से प्रतिस्थापित कर दिया। यह गलत हो जाएगा। इसने विधि की समुचित प्रक्रिया को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से प्रतिस्थापित किया, मतलब कि गलत, इसने कथन गलत कर दिया। इसने कार्यपालिका के अतिरिक्त विधायिका के कार्यों को भी न्यायिक जांच के दायरे में ला दिया। ये सही हो जाएगा। और न्यायिक सर्वोच्चता में इसने भारत को अमेरिका के समकक्ष कर दिया। ये गलत हो जाएगा। आंसर 1 और 3 सही हो जाएगा। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले के निर्णय से पूर्व न्यायिक समीक्षा निम्न प्रकार तक सीमित थी। पहला, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अनुचित क्रियान्वयन, जिससे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार राज्य द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने के कारण संकट में पड़ जाए, इसलिए कार्यपालिका के कार्यों तक सीमित है। मेनका गांधीवाद निर्णय ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की उचित प्रक्रिया से प्रतिस्थापित नहीं किया। इसने कहा कि एक प्रक्रिया निश्चित रूप से न्यायपूर्ण, निष्पक्ष व उचित होनी चाहिए और इस प्रकार उचित प्रक्रिया का सिद्धांत प्रारंभ किया। इसलिए यह न्यायिक सर्वोच्चता में भारत को अमेरिका के समतुल्य लाने की सीमा तक नहीं गया, क्योंकि अमेरिका उचित प्रक्रिया में भारत से बहुत आगे है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। आंसर सी हो जाएगा। मूल अधिकारों के हनन पर सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। इस तरह न्यायपालिका मूल अधिकारों का संरक्षक है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपचार अपने आप में मूल अधिकार है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता। दूसरी ओर अनुच्छेद 26 के तहत उपचार विवेक का अनुसार है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक और गारंटर है। इसके अलावा अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को ज़्यादा अधिकार देता है अनुच्छेद 32 के सुप्रीम कोर्ट के अपेक्षा, क्योंकि अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के हनन पर ही रिट जारी करने के सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता को प्रदर्शित करता है, जबकि अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों से इतर अन्य अधिकारों पर भी या अन्य कानूनों पर भी हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका यानी रिट का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, वी ऑर्डर? इसका है परमादेश, परमादेश, मैंडमस बोला जाता है। बी सही हो जाएगा। परमादेश रिट न्यायालय के विवेकाधीन है, यानी न्यायालय के विवेक पर है, वो जारी करता है या नहीं करता। इसके माध्यम से न्यायालय किसी लोक अधिकारी यानी सरकारी अधिकारी को आदेश देता है, न कि प्राइवेट को, कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य को करने के लिए वह बाध्य है यानी अथॉराइज है। यह रिट राष्ट्रपति, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो कि न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं, के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो ये अधिकार परीक्षा होता है, कोवारंटो। अधिकार परीक्षा की रिट अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है। अन्य 4 रिटों में, जिसमें परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण और प्रतिषेध से हटकर अधिकार परीक्षा जारी करने के लिए कोई भी अन्य व्यक्ति या संस्था पीड़ित की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठा सकता है, यानी एक प्रकार से PIL दायर कर सकता है, जनहित याचिका। जबकि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण और प्रतिषेध इनके अंतर्गत नहीं किया जा सकता।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा एवं गारंटक के रूप में स्थापित किया। उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहले कह रहा है, परमादेश अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करने वाले सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। सही है, परमादेश। अगला कह रहा है, प्रतिषेध संबंधी रिट केवल न्यायिक एवं अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ये भी सही है। उत्प्रेषण रिट अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद को धारण करते हुए व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है। ये गलत हो जाएगा, हमसे असत्य पूछा है, आंसर सी होगा। परमादेश एक प्रकार का नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। प्रतिषेध संबंधी रिट केवल न्यायिक एवं अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। जिस प्रकार परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, प्रतिषेध सक्रिय नहीं रहता, ये निष्क्रिय रहता है। अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद को धारण किए हुए व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है, न कि उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 13, 226 है, लेकिन 236 नहीं होगा, और 13, 32 और 226 भी सही हो जाएगा। 13, 32, 222 गलत हो जाएगा, और 33 ये भी गलत हो जाएगा, आंसर बी होगा। न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत यदि विधायिका द्वारा पारित कोई कानून संविधान सम्मत नहीं है तो न्यायालय ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित करके उसके प्रवर्तन को रोक सकता है। अनुच्छेद 13, 32 एवं 226 के माध्यम से न्यायपालिका ऐसे करती है। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में किए गए 99 संविधान संशोधन, जो NJAC के नाम से जाना जाता है, NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द कर दिया था और इसके स्थान पर कॉलेजियम सिस्टम लाया गया था, जिससे न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण कॉलेजियम सिस्टम के तहत ही होती है, न कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन, रिट के संदर्भ में हमें सही कथन देखना है। पहला कह रहा है, परमादेश साधारण रूप से प्रशासनिक प्राधिकरणों को संबोधित होता है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध न्यायालयों और अधिकरणों को नियंत्रित करता है, यह सही हो जाएगा। दूसरा, परमादेश कार्यवाहियों को खारिज कर देता है, गलत हो जाएगा। ये कार्यवाही करने के लिए बाध्य करता है, ना कि खारिज करता है। खारिज उत्प्रेषण करता है, तो ये खारिज उत्प्रेषण करेगा और बाध्य का परमादेश करेगा, ये दूसरा गलत हो जाएगा, आंसर ए सही हो जाएगा। परमादेश न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी की जाती है, जबकि उत्प्रेषण और प्रतिषेध वरिष्ठ न्यायालय द्वारा न्यायाधीश या न्यायालयों या अधिकरणों को अपनी अधिकारिता का उल्लंघन करने से रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। परमादेश किसी अधिकरण को यह निर्देश देता है कि वह विधि के अनुसार कार्यवाही करे। उत्प्रेषण कार्यवाही को खारिज कर देता है या अधिकारियों के अभाव के आधार पर या अभिलेख से देखते हुए प्रकट होने वाली भूल के आधार पर कार्यवाही को अपने समझ मंगा लेता है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के संदर्भ में देखना है सही कथन को। यह धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है, सही है। इसमें भाषा के संरक्षण का अधिकार एवं भाषा की रक्षा
के लिए आंदोलन करने का अधिकार सम्मिलित है। ये भी सही है, दोनों सही हो जाए। एक वाद आया था जिसमें भारतीय संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। प्रतिस्थापित मूल अधिकार इसमें अंतर्निष्ठ है और उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसे किनके वाद में स्पष्ट किया गया था? तो ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, आंसर बी हो जाएगा। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा गया था कि आप फंडामेंटल राइट को एक संवैधानिक और कानूनी उपबंध है और इसे समाप्त नहीं कर सकते, यहाँ कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद संविधान संशोधन की शक्ति का प्रयोग करके मूल अधिकारों को नहीं छीन सकते। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में असत्य कथन को देखना है। यह मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार है, सही है। इस संबंध उपबंध के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है, ये भी सही है। इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, गलत है, निलंबित किया जा सकता है। और इस उपबंध के अंतर्गत संसद किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार का प्रयोग करने की शक्ति दे सकता है, डी, ये भी सही है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी अन्य न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है, आंसर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है तथा इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों का प्रवर्तन होता है और मूल अधिकारों का व्यवहारिक प्रयोग संभव हो पाता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार के रिट जारी कर संज्ञान लेता है। इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित या स्थगित किया जा सकता है। इसके अलावा संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश, रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और उसे पुलिस अभिरक्षा में डिटेन किया जाता है और यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण 24 घंटे, इंक्वायरी 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता, तो अभियुक्त को अधिकतम कितने अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है? 15 दिन तक, आंसर बी। संविधान के अनुच्छेद 22 में किसी व्यक्ति को सामान्य दंड के विधि के अधीन गिरफ्तार करके उसे निम्न अधिकार बताए गए हैं। पहला, अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा, रुचि का वकील करने का अधिकार होगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार होगा। इसके अलावा यदि इंक्वायरी में 24 घंटे पूरे नहीं किया जा सकता तो न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियुक्त को अधिकतम 15 दिन की अवधि के लिए पुलिस की न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने का आदेश दे देता है। यह अधिकतर मर्डर केस से रिलेटेड होता है कि जब पुलिस को अधिक इंक्वायरी करना होता है साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए, तो रिमांड पे ले लिया जाता है। लेकिन यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 15 दिन से आगे बढ़ती है, 15 दिन तक तो पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है, लेकिन अगर 15 दिन से आगे बढ़ता है तो इस व्यक्ति को सिर्फ न्यायिक अभिरक्षा में ही रखा जाएगा, ना कि पुलिस अभिरक्षा में। यह भी बात ध्यान देने योग्य है। अगला क्वेश्चन, परमादेश रिट के बारे में सत्य कथन देखना। परमादेश सरकार के विरुद्ध होता है, सही है। परमादेश निम्नतर यानी अवर न्यायालयों तथा अभिकरणों के विरुद्ध होता है, ये भी सही है। परमादेश व्यक्तियों के विरुद्ध उन मामलों में होता है जहां उन पर एक लोक कर्तव्य अधिरोपित किया गया हो, ये भी सही है। आंसर ये सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। निम्नलिखित निर्णयों में से किस एक में यह घोषणा की गई कि भारत के संविधान के भाग 3 के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति संसद को नहीं है? यह घोषणा किया गया था
गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब राज्य। आंसर बी। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में, यह 1967 का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था कि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद संविधान संशोधन की शक्ति का प्रयोग करके मूल अधिकारों को छीन सकती है। अनुच्छेद 368 के अधीन केवल संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया निहित है, वह संसद को भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों से संशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं करता। उसके बाद केशवानंद भारती बनाम भारत संघ मामला 1973 का था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संसद की संशोधन शक्ति पर महत्वपूर्ण परिसीमा लगाते हुए यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद को संशोधन करने की शक्ति विस्तृत है लेकिन असीमित नहीं है और संसद इस शक्ति का प्रयोग करके संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता। संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से तात्पर्य है कि न्यायपालिका ऐसे किसी भी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करती है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं है, ये संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है, सुप्रीम कोर्ट की टर्मोलॉजी है, तो ये कन्फ्यूजन करने वाला टर्म है। संसद ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि आप हमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसको डिफाइन कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया डिफाइन नहीं करेंगे, अगर डिफाइन कर देंगे तो आप इस पर भी संशोधन कर दोगे, इसलिए इसको सस्पेंस ही रहने दो। आगे चलकर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ जो कि 1980 का निर्णय है, इस पर यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनर्विलोकन कर सकता है। अब लो फिर चंपकम दोराई-राजन बनाम मद्रास राज्य में अनुच्छेद 15 में एक नया खंड 4A जोड़कर राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों को उन्नति करने के लिए विशेष उपबंध बनाने का अधिकार दे दिया गया। और आज का अंतिम क्वेश्चन मार्शल लॉ के संदर्भ में देखना है। यह केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, सही है। इसे केवल देश के किसी क्षेत्र विशेष में लागू किया जा सकता है, ये भी सही है। आंसर सी सही होगा। भारत में किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर अनुच्छेद 34 द्वारा मूल अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है। भारत में मार्शल लॉ के सिद्धांत को इंग्लैंड के कॉमन लॉ से लिया गया है। हालांकि संविधान में कहीं भी मार्शल लॉ को परिभाषित नहीं किया गया। मार्शल लॉ एक ऐसी स्थिति का परिचायक है जहां सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानूनों के अनुसार संचालित किया जाता है। इस तरह वहां का सामान्य कानून सस्पेंड हो जाता है, निलंबित हो जाता है और सैन्य अधिकरणों के द्वारा शासन किया जाता है। मार्शल लॉ के अंतर्गत वहाँ पुलिस का काम नहीं है, अब आर्मी अपना काम करती है। यह केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है और असाधारण परिस्थितियों जैसे कि युद्ध, हमले, विद्रोह, अशांति, दंगे या कानून के हिंसक उल्लंघन की स्थिति में लागू किया जाता है। इसके लिए भारतीय संविधान में कोई विशेष प्रावधान भी नहीं है और इसे केवल देश के कुछ क्षेत्र विशेष में लागू किया जा सकता है, न कि संपूर्ण देश में। संपूर्ण देश में लागू करने का मतलब है लोकतंत्र खत्म होना।